गुड इवनिंग। आप लोगों ने पिछले दो वीडियो में पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ के गुण और पदार्थ के स्वरूप को और पदार्थ पर पड़ने वाले ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे विषयों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अगर आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पदार्थ के गलन के बारे में या संगलन होता है क्या होता है उसके बारे में, पदार्थ का वाष्पीकरण, पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, पदार्थ के ऊर्ध्वपादन और उसके निक्षेपण के विषय पे आज इस हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम है राजेश, आपका स्वागत है टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस के इस नई वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं गलनांक और संगलन क्या होता है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बन जाता है वो इसका गलनांक कहलाता है या इसे ही संगलन कहा जाता है। ठीक है। गलनांक या संगलन क्या होता है कि जिस न्यूनतम तापमान पे कोई पदार्थ या कोई ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाए वो क्या कहलाएगा, आपका गलनांक कहलाएगा। देख सकते हैं जिस न्यूनतम तापमान पर, यानी कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाएगा, ठोस का गलनांक कहलाएगा। और इसे संगलन भी कहा जाता है, यानी कि ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, संगलन कहेंगे। ये प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे। गलनांक और जो संगलन है दोनों एक ही चीज है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के सामर्थ्यता को दर्शाता है, सामर्थ्य बल यानी शक्ति को, पावर को दर्शाता है। और जो बर्फ होता है उसका जो गलनांक होता है लगभग 273 केल्विन होता है, या इसका एग्जैक्ट पॉइंट है कि 273.15। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, केवल इतना रखना है याद कि 273 केल्विन जो होता है बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसी को इसके बराबर 273 केल्विन के बराबर 0 अंश सेल्सियस होता है। 273 केल्विन के बराबर ही 0 अंश सेल्सियस होता है। तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड इकाई होती है पूरे दुनिया में या पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो स्टैंडर्ड इकाई होती है वो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपका मीटर है दूरी के नाप के लेने के लिए, तो उसका स्टैंडर्ड इकाई क्या होती है, मीटर होती है। और तापमान है तो उसके लिए क्या है, केल्विन है। अंतर्राष्ट्रीय इसकी मात्रक इकाई क्या है, केल्विन है। जैसे कि समय को है तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, दूरी है तो मीटर होता है। और जो है गुप्त ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई उष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सुनिए, इसको कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई उष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे ठोस है, उस ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। जैसे बोल रहा है कि भौतिक अवस्था आप जानते ही हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं। पेन है, पेंसिल है, बर्फ का टुकड़ा है, वो क्या है, वो आपका भौतिक अवस्था ही है। तो अब कह रहा है कि इसको बदलने के लिए जिस उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। 0 अंश सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि कह रहा है कि 0 अंश सेल्सियस पर जो बर्फ के टुकड़े हैं और पानी है उसमें क्या होता है कि बर्फ के ऊर्जा से पानी का ऊर्जा क्या होता है, ज्यादा होता है। जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। तो इस चीज को कैसे समझेंगे, जैसे देखिए ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो अगर मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है आपके पास और ये नीचे पानी है, तो जैसे -10 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ है
अब उसे आप पिघलाना शुरू करेंगे, पिघलाना आप शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये एक समय ऐसा आएगा, अगर इसमें आप थर्मामीटर रख देते हैं, थर्मामीटर, तो वो क्या करेगा 0 अंश सेल्सियस पे आके, 0 अंश सेल्सियस पर आ करके वो टेम्परेचर रुक जाएगा। और आप यहाँ से आप क्या करते रहेंगे, टेम्परेचर को देते रहेंगे, इसको उष्मा देते रहेंगे, तो जब तक बर्फ पूरी पानी नहीं हो जाएगी, पूरी पानी में या द्रव अवस्था में नहीं बदल जाएगा, तब तक क्या होगा, ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं। तो वही जो उष्मा दे रहे हैं आप, कंटिन्यू उष्मा दे रहे हैं, तो वो उष्मा कहाँ जा रही है, वही उष्मा जो होती है बर्फ के अंदर छिप जाती है, जो बर्फ के अंदर छिप जाती है वही क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। फिर एक बार समझ लीजिए इसको, कह रहा है कि बर्फ को, अगर वो बर्फ है उसे हम उष्मा देना शुरू करें तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू होगा। जब जैसे ही 0 अंश सेल्सियस पे आएगा तो द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा बर्फ, और क्या होगा कि टेम्परेचर उसी तक रुका रहेगा, 0 अंश सेल्सियस तक रुका रहेगा, जब तक कि सारे बर्फ द्रव अवस्था में न बदल जाए वही। और फिर उसके बाद ये आप जो बार बार उष्मा दे रहे हैं, उससे कंटिन्यू उष्मा दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये ठोस पूरा द्रव अवस्था में न बदल जाए, और वो सारी उष्मा जो होती है ये बर्फ में जाके छुप जाती है, उसी को बोलते हैं गुप्त उष्मा। अब जो होता है कि ये दूसरी वाली पॉइंट बोल रहा है कि जल के कणों की ऊर्जा जो होती है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि अगर 0 अंश सेल्सियस पे बर्फ है और 0 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे ही पानी है, तो जो पानी की ऊर्जा है बर्फ की ऊर्जा से ज्यादा होगी। ओके, अब क्वथनांक देखते हैं। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जो द्रव होता है जब क्या करता है, उबलने लगता है, उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय इसलिए बोला गया है कि हर जगह एक जैसा वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, हर जगह जो होता है एक जैसा वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, इसलिए बोला गया है कि वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, उस पॉइंट को क्वथनांक कहेंगे। जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस होता है। ठीक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस होता है, यानी उबलने लगता है, क्वथनांक यानी उबलने लगता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि समतल मैदानी भागों में है तो इसका वायुमंडलीय अलग दाब होता है, और यही पहाड़ों पे चले जाएंगे तो इसका जो वायुमंडलीय दाब है कम हो जाता है। तो वहाँ पे कम ही तापमान पे, कम ही टेम्परेचर पे पानी क्या होगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो उबलना शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए बोल रहा है कि क्वथनांक समष्टि का गुण है, क्वथनांक समष्टि का गुण है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, यानी कि 100 अंश सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है। ठीक है, जल का जो क्वथनांक होता है अगर केल्विन में है तो वो 373 केल्विन है, वो 100 अंश सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है। तो ये सुनिए, समझिए कि क्वथनांक का समष्टि गुण क्या होता है। समष्टि गुण का अर्थ होता है कि एक साथ जो है द्रव या जल उबलना शुरू, भाप में बदलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं समष्टि का गुण। अगर इसको ऐसे समझिए, पानी है, जैसे ही बॉयल होना शुरू होता है तो जो पूरा पानी है पूरा का पूरा, उसके सभी कण एक साथ वाष्प में यानी गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं, वही क्या कहलाएगा, समष्टि का गुण कहलाएगा। क्वथनांक का समष्टि गुण कहलाएगा। समष्टि समझ लीजिए जैसे कि एक साथ द्रव का गैस में बदलना समष्टि गुण है। ओके, एक चीज और होता है कि भाप बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, तो एक वाष्पीकरण भी होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो वाष्पीकरण जो होता है वो 100 अंश सेल्सियस पे नहीं होता है, 100 अंश सेल्सियस पे नहीं होता, वो हर टेम्परेचर पे होता है, हर तापमान पर होता है। जैसे इसे समझ लीजिए कि आप कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलने के बाद क्या होता है कि आप उसे लगा देते हैं, धूप में फैला देते हैं, तो क्या होता है, सूख जाता है कुछ देर के बाद। तो ऐसा नहीं कि धूप का जो प्रकाश है वो 100 अंश सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहा है। अब 100 अंश सेल्सियस का टेम्परेचर देगा सूर्य, तब तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जल के पूरा राखा हो जाएंगे, कार्बन बन जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, धरती पे कोई भी चीज नहीं बचेगा। तो जो वाष्पीकरण है वो हर तापमान पर होता है। क्वथनांक जो होता है 100 अंश सेल्सियस पर है,
जैसे जल का ही है, जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस पे, वो एक साथ पूरा भाप में, वो गैस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। लेकिन जो वाष्पीकरण है वो केवल सतहों पर, जो जल होते हैं सतही जल, वही वाष्पन होते हैं, वो हर टेम्परेचर पर होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो होता है, द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस, यानी कि द्रव अवस्था में बदले बिना कोई भी ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि ठोस है, उसे आप टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, तो सीधे क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। जैसे क्या है? कपूर, कपूर देखे ही होंगे, जो आरती उरती में की जाती है, जय गणेश देवा, तो आरती की जाती है, तो उसमें जो गोली यूज की जाती है कपूर की, वो क्या करता है? सीधे जलाया जाता है तो वो भाप में बदल जाती है। और दूसरी है कि नेफ्थलीन की गोली है, नेफ्थलीन जो कपड़े उपड़े में रखी जाती है, जो हमारी माता उतला को रखती थी पहले, उसको झिंगुर की भी गोली बोलते हैं, झिंगुर वाली गोली, ताकि जो है उसमें झिंगुर उंगुर ना लगे, यानी कपड़ा खराब ना हो। तो उस चीज़ों को, यानी कि गोली होती थी, अगर उसे खुले में रख दिया जाए, कपूर को और नेफ्थलीन की गोली को खुले में रख दिया जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। और उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शुष्क गैस, शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसे सीधे हम हाथ से नहीं छू सकते हैं। जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी जो होता है, अगर उसे खुले में छोड़ दिया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसे हम सीधे हाथ से नहीं छू सकते, ये बहुत खतरनाक है। और अमोनिया क्लोराइड है, ये सारे जो हैं, कपूर है, नेफ्थलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ठोस और शुष्क बर्फ है, और अमोनिया क्लोराइड, ये सीधे क्या होते हैं? ठोस से गैस में बदल जाते हैं सीधे सीधे। इसको इस चीज़ को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। निक्षेपण क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कि कोई भी गैस सीधे ठोस में, कह रहा है कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। यानी कि यही चीज उल्टा अगर देख लेते हैं कि ये कपूर है, अगर इसको जलाया जाएगा तो ये क्या होगा? सीधे गैस में बदल जाएगा। तो यही जो गैस है, इसको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, तो सीधे हमें वापस ठोस से मिल जाएगा, ये ठोस रूप में मिल जाएगा। कपूर ही जो है, अगर जला दिए गैस बन गया, और उसी को अगर हम ठंडा करेंगे तो वापस हमें वो ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है, या कंडेंसेशन कहलाती है। फिर उसके बाद गलन, और क्या होता है? संगलन। अभी ऊपर चीज हम लोगों ने गलनांक को पढ़ा ही है कि ठोस का द्रव में बदलना ही संगलन कहलाता है, जो कि ऊपर चीज हम लोगों ने पढ़े कि जो ठोस है वो सीधे द्रव में बदल जाए, क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा, या गलन कहलाएगा, संगलन कहलाएगा। और फिर उसके आगे है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? अभी हमने जाना कि द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। या इस तरीके से कह सकते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अभी हमने चीजों को, क्वथनांक को पढ़ा कि क्वथनांक जो होता है वो 100 सेल्सियस पे द्रव जो होता है, जल जो होता है, वो गैस बनना शुरू हो जाता है, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो वाष्पीकरण है, ये क्या होता है? द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ये क्या होता है? क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से सीधे क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और संघनन क्या होता है? संघनन ये चीज होता है कि गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा। जैसे वाष्पीकृत ये जो जल है, वाष्प बन के जाता है, जैसे ठंडे क्षेत्रों में पहुंचता है, क्या कहलाता है? वो क्या किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर आप फ्रिज से क्या करते हैं? ठंडा पानी निकालते हैं और गिलास में रख लेते हैं, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि गिलास के बाहरी परतों पे, बाहरी सतह पे क्या होता है? पूरा पानी की बूंदे आ जाती हैं, जल वाष्प जो बूंद होती है पानी की, वो आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? वातावरण में जो आर्द्रता है, आर्द्रता यानी कि जो वाष्प बना है पानी, वो हवा में घूम रहा है, यानी कि नमी, हवा की जो नमी है उसी को आर्द्रता बोलते हैं। वही जो नमी है ठंडे के संपर्क में, ठंडा क्षेत्र में आता है, जैसे ही वो गिलास के संपर्क में आता है, क्योंकि ठंडा है, वो क्या कर लेता है? वो वाष्प संघनित हो जाता है, यानी कि द्रव के रूप में बदल जाता है। ओके, आगे है कि जमना क्या होता है? फ्रीजिंग। इस सारी चीज को जानते ही हो। पानी को ले जाके फ्रिज में रख दोगे तो वो
कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, बर्फ में बदल जाता है, जम जाता है। या जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो वो भी लिक्विड टाइप में होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, फ्रिज जमा दिया जाता है, ठंडा करके, बहुत उसका टेम्परेचर कम करके क्या कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। जो बर्फ आप यूज करते हैं, खाते हैं, वो भी क्या है, द्रव अवस्था में था, उसे ठंडा करके जमा दिया गया है। तो द्रव का ठोस में बदलना ही क्या कहलाएगा, जमना कहलाएगा। ठीक है। और इन सारी जो चीजें हम लोग को पढ़े हैं कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, और गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, ये चीजें जो है देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको एक ही चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं कि ठोस से अगर द्रव में बदलना है, ठोस से द्रव में बदलना है तो उसको क्या बोलेंगे, संगलन बोलेंगे। ठोस से द्रव में बदलने की स्थिति को क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। और यही द्रव जो है ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या बोला जाएगा, जमना बोला जाएगा। ओके। और फिर उसके बाद द्रव से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। गैस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ये घ होगा, संघनन कहलाती है। और ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, जो कपूर है वो सीधे क्या बन जाती है, गैस में बदल जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। और गैस से सीधे ठोस में बदल जाना क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। ये जो है निक्षेपण कहलाएगा, ये निक्षेपण कहलाएगा, ये निक्षेपण कहलाएगा। ये निक्षेपण कहलाएगा। ठोस से गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। और ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाएगा। और द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाएगा। द्रव से ही गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाएगा। गैस से सीधे द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी। एक बार हम इसको दोहरा देते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। गलनांक या संगलन क्या कहलाएगा, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है, या इसे संगलन भी कहते हैं। और किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, कण के बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो कितना मजबूत है, ये चीजें दर्शाता है। और बर्फ का जो गलनांक होता है लगभग 273 केल्विन होता है और 0 अंश सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पे जो ठोस है वो क्या करेगा, द्रव में बदल जाएगा। तापमान की अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। और उस गुप्त उष्मा क्या होती है, कोई भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में लाई गई उष्मीय ऊर्जा को गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे ठोस बर्फ है, बर्फ को जब हम गर्म करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। जब तक वो पूरा बर्फ द्रव अवस्था में नहीं बदल जाता तब तक जब एक लेवल होगा तापमान का वो वैसे ही बना रहेगा। जब तक पूरा ठोस जो है द्रव में नहीं बदलेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब तक नहीं बढ़ रहा है वही क्या होगा, गुप्त उष्मा होगा। वही जो उष्मा होती है जाके बर्फ में छुप जाती है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय जो दाब होता है हर जगह एक समान नहीं होता है, इसलिए इसको बोला गया है वायुमंडलीय दाब पर। जिस वायुमंडलीय दाब पर तापमान पर क्या होता है, द्रव उबलने लगता है, वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक समष्टि का गुण होता है। क्वथनांक में क्या होता है, द्रव एक साथ, द्रव के जो कण, सभी कण होते हैं वो एक साथ वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, द्रव अवस्था में बदले बिना, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे क्या होता है, वो गैस में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। जैसे कि कपूर है, इसका क्या होता है, ठोस से सीधे गैस बदल जाता है। नेफ्थलीन की गोली है, नेफ्थलीन की गोली है, वो भी क्या हो जाती है, खुले में छोड़ देने पर वो गैस में बदल जाएगी। शुष्क बर्फ है, अमोनिया क्लोराइड है। निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। वही चीज़ है कि कपूर को जब आपने वाष्पित कर दिया तो उसे आप उसे रोक लेंगे, उसे ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से हमें वो ठोस के रूप में मिल जाएगा। गलन या संगलन क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है। और वाष्पीकरण, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। या तो इसको बोल सकते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
संघनन क्या होता है? गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जो कि आप ग्लासों में ठंडा पानी भर के देख सकते हैं कि उसके बाहरी सतहों पे क्या होता है? पानी की बूंदें आके जम जाती हैं। अगला है कि जमना क्या होता है? द्रव से ठोस में जमना, यानी कि जो पानी होता है अगर उसे आप फ्रिज में रख देते हो तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? जमना बोलेंगे। अभी एक चीज था, एक चित्र के माध्यम से इसे आप समझ सकते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संगलन कहलाएगा। और द्रव से ठोस में जमना कहलाएगा। द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। और गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। और ठोस से गैस बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।